नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि श्रीवास्तव, प्रधानाध्यापिका, राजकीय हाई स्कूल पीपली खेड़ा, मेरठ, कक्षा 11, विषय नागरिक शास्त्र। पहली पुस्तक राजनीति सिद्धांत, इसका तीसरा अध्याय समानता। इस अध्याय के बारे में बच्चों मैं आपसे चर्चा करूंगी। इस अध्याय को पढ़ने से पहले आपने स्वतंत्रता के बारे में पढ़ा। स्वतंत्रता न केवल बाह्य नियंत्रण है, बल्कि स्वतंत्रता व्यक्ति के अंतर बोध के द्वारा, कुशलता के द्वारा दिया गया उचित निर्णय है। अब इस अध्याय में आप समानता के बारे में पढ़ेंगे, जिसके मुख्य बिंदु है समानता क्या है, हमें इस नैतिक और राजनीतिक आदर्श के बारे में क्यों सोचना चाहिए। दूसरा बिंदु, क्या समानता का मतलब व्यक्ति से हर स्थिति में एक समान व्यवहार करना है। तीसरा बिंदु, कि हम समानता की ओर कैसे बढ़ सकते हैं और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में असमानता को न्यूनतम कैसे कर सकते हैं। चौथा बिंदु है कि हम समानता के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक आयामों को अलग अलग कैसे समझ सकते हैं। समानता का अर्थ, समानता एक ऐसी अवधारणा है जिसके माध्यम से समाज में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विषमताओं को दूर करने के लिए देश के समस्त नागरिकों को समान रूप से उनके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के समान अवसर प्रदान किए जाएं। अब मैं आपको बताती हूँ समानता का महत्व क्या है। समानता एक ऐसी शक्तिशाली नैतिक, राजनीतिक आदर्श रूप में मानव समाज की चेतना को अभिप्रेरित और निर्देशित करता रहा है। ऐतिहासिक घटनाओं को यदि हम देखते हैं तो जितनी भी क्रांतियां हुई हैं वो कहीं ना कहीं असमानताओं के होने के कारण हुई हैं, जिसमें राजनीतिक अधिकारों की मांग को लेकर के क्रांतियां हुई। 18वीं शताब्दी के में 1789 फ्रांस की क्रांति में भू सामंती, राजशाही और अभिजात वर्ग के विरुद्ध स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारों को लेकर क्रांति हुई। इसी तरीके से रूस की 1917 की क्रांति जो जार के खिलाफ थी, इसी प्रकार से दक्षिण एशिया और अफ्रीका में रंग भेद नीति के खिलाफ और महिलाओं के शोषण और दलितों के शोषण के लिए जो भारी असमानताएं हुई हैं, जिसके कारण समानता की अवधारणा जो उत्पत्ति हुई। और समानता की अवधारणा सर्वप्रथम इंग्लैंड के विचारक जॉन लॉक, जिन्होंने किताब लिखी है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें समानता के बारे में अवधारणा दी है कि मानव समाज में समानता एक प्राकृतिक अधिकार है और इस अधिकार के लिए मानव समाज ने संघर्ष किया है। अब आपको मैं ये बता रही हूं कि जो भारी असमानताएं बनी हैं, उन असमानताओं के मुख्य आंकड़े जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैं वो क्या हैं। पहला है, दुनिया के 50 सबसे अमीर आदमियों की सामूहिक आमदनी दुनिया के 40 करोड़ सबसे गरीब लोगों की सामूहिक आमदनी से अधिक है। तो दूसरी असमानता, दुनिया की 50% गरीब जनसंख्या का दुनिया की कुल आमदनी में हिस्सा केवल 5% है, जबकि 10% अमीर लोग दुनिया की 54% आमदनी पर नियंत्रण करते हैं। तीसरा तथ्य, पहली दुनिया, खासकर उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के अगड़े अर्थात विकसित देश, औद्योगिक देशों में दुनिया की आबादी का 25% हिस्सा रहता है, लेकिन दुनिया के 86% उद्योग इन्हीं देशों में से हैं। और दुनिया
प्रतिशत ऊर्जा इन्हीं देशों में इस्तेमाल की जाती है। अगर इन अगड़े औद्योगिक देशों के निवासी भारत या चीन जैसे विकासशील देशों के निवासी की तुलना में कम से कम 3 गुना अधिक पानी, 10 गुना ऊर्जा, 13 गुना लोहा और इस्पात तथा 14 गुना कागज का उपभोग करते हैं। अगला तथ्य, गर्भावस्था से जुड़े कारणों से मरने का खतरा नाइजीरिया के लिए 18 में से 1 मामले हैं, जबकि कनाडा के लिए यही खतरा 8,700 में से 1 मामले में है। अगला तथ्य, जमीन के अंदर से निकलने वाले ईंधन यानी कच्चा माल, कोयला, पेट्रोलियम और गैस के जलने से दुनिया भर में यानी पूरे विश्व में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उनमें से पहले दुनिया के औद्योगिक देशों का हिस्सा 2/3 है। अर्थात जो विकसित देश हैं वो प्रदूषण अधिक फैलाते हैं। अम्लीय वर्षा एसिड के लिए जिम्मेदार सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का भी 3/4 हिस्सा इन्हीं अगड़े देशों द्वारा ही उत्सर्जित होता है। ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले बहुत सारे उद्योगों को विकसित देशों से हटाकर विकासशील देशों में लगाया जा रहा है। यही कारण है कि विकसित देशों से हटाकर इन उद्योगों को विकासशील देशों में लगाया जा रहा है। अब मैं बच्चों आपको भारत के तो आपने जो भारत की जनसंख्या, उनके रहन सहन, शहर और गांव की स्थिति को देखा, उसमें कितनी असमानताएं हैं। ये असमानताएं ही समानता को जन्म देती हैं। इसी आधार पर कि क्या कारण है कि ये असमानताएं समाज में पाई जाती हैं, तो मुख्य 2 हैं, प्राकृतिक और सामाजिक असमानताएं। प्राकृतिक असमानता को कहते हैं जब मानव समाज में मानव जन्म लेता है तो वो कोई गोरा होता है, कोई काला, कोई लंबा, कोई छोटा, और किसी की IQ पावर बहुत तेज होती है, किसी की मंद होती है और किसी की बहुत कम होती है। तो शारीरिक विभिन्नताएं यानी असमानताएं पाई जाती हैं और इसके आधार पर इसका विरोधाभास यानी सामाजिक असमानताएं कैसे पैदा होती हैं कि जो लोग मानसिक कार्य करते हैं उनकी अपेक्षा शारीरिक काम करने वालों को सम्मान कम दिया जाता है, और उसमें भी और भी वर्ग हो जाते हैं, एक मानसिक कार्य करने वाला
सामाजिक कार्य जो करता है उसको मानसिक कार्य की तुलना में कम महत्व दिया जाता है। साथ ही जो शारीरिक कार्य में उनका भी अनुपात अलग अलग हो जाता है, उनका भी वर्ग अलग अलग हो जाता है। जो सफाई का काम करते हैं, जो हाथ से जो मजदूरी का कार्य करते हैं, उनमें भी जो सफाई का कार्य करते हैं उन्हें सम्मान न के बराबर यानी शून्य दिया जाता है। तो ये असमानताएं ही समाज में समानता को जन्म देती हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि समानता के 3 आयाम हैं। 3 आयाम, जिसमें पहला आता है राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता उसे कहते हैं जब देश का नागरिक होने के नाते उसे समान रूप से नागरिकता प्रदान की जाती है। मत देने का अधिकार स्त्री और पुरुष को समान रूप से दिया जाता है। सरकारी नौकरियों में समान रूप से उसे आवेदन पत्र भरने का और नियोक्ता रूप में चयन होने का समान अधिकार दिया जाता है। साथ ही उसे कानून के समक्ष समान संरक्षण दिया जाता है। ये सारी राजनीतिक असमानताओं को दूर करते हुए समानता के अवसर प्रदान करना राजनीतिक समानता कहलाती है। तो दूसरा यहाँ पर पॉइंट आता है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता उसको कहते हैं जो समाज में जाति, वर्ग, गोत्र के आधार पर असमानताएं व्याप्त हैं, उन असमानताओं को दूर करके उन्हें समान रूप से कानूनी संरक्षण दिया जाए और उन्हें विशेष रूप से उनके विकास के अवसर प्रदान किए जाएं। उदाहरण के लिए जैसे स्त्री और पुरुष में कोई भेद ना किया जाए, इसी प्रकार से समाज में सवर्ण और दलितों के बीच में कोई भेद ना किया जाए। ये समानताएं सामाजिक समानता के अंतर्गत आती हैं। तीसरी समानता आर्थिक समानता। आर्थिक समानता उसे कहते हैं जब नागरिकों के मध्य उन्हें व्यवसाय करने के समान अवसर प्रदान किए जाएं तो उसे आर्थिक समानता कहते हैं। जैसे किसी भी देश में समाजवाद की स्थापना, जिसमें उत्पादन के साधनों का समान रूप से सभी नागरिकों को समान रूप से उनको लाभ अर्जित हो और उत्पादन के साधनों का उपयोग वो कर सके। अब ये मैं आपको इस संबंध में बता रही हूँ कि 2 विरोधाभासी विचारधाराएं कैसी हैं। समानता को लेकर के कौन सी 2 विरोधाभासी विचारधाराएं हैं। पहली आती है मार्क्सवाद, तो दूसरी आती है उदारवाद। मार्क्सवाद, कार्ल मार्क्स एक राजनीतिक विचारक रहा है, जिसने आपको बताती हूँ कि पुस्तक लिखी है साम्यवादी घोषणा पत्र, जिसको कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इंग्लिश में कहते हैं। दूसरी किताब उन्होंने लिखी है दास कैपिटल। तो उसमें साम्यवाद के बारे में बताया है कि समाज में 2 ही वर्ग होते हैं, एक सर्वहारा वर्ग और दूसरा बुर्जुआ वर्ग। वह वर्ग जो पूंजीपति है, जिसके पास उत्पादन के साधन हैं, उसे बुर्जुआ वर्ग का नाम दिया, और जिसके पास श्रम ही उसका मूल है उसे सर्वहारा वर्ग का नाम दिया। और उन्होंने जो विचारधारा दी है कि एक वर्ग दूसरे वर्ग का सदैव से शोषण करता आया है, यानी जो सर्वहारा वर्ग है वो बुर्जुआ वर्ग का सर्वहारा वर्ग का बुर्जुआ वर्ग के द्वारा शोषण होता आया है। यदि सर्वहारा वर्ग विश्व के मजदूर एक हो जाएं और उत्पादन के साधनों पर अपना आधिपत्य जमा लें और उसके बाद समान रूप से उत्पादन के साधनों का सदुपयोग करें तो समाजवाद समाज में लाया जा सकता है। जिसके लिए उन्होंने पहले 4 सिद्धांत दिए: अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। इन सिद्धांतों के माध्यम से मार्क्स ने बताया कि किस तरीके से समाज में समानता लाई जा सकती है। इसका विरोधाभासी दूसरा
उदारवाद जो निजी क्षेत्रों में सरकार का हस्तक्षेप नहीं मानता है, जो उत्पादन के साधनों पर स्वतंत्रता चाहते हैं और वो मानते हैं कि यदि उन्हें कुछ विशिष्ट समाज के कुछ वर्गों को कुछ विशिष्ट उनको लाभ दे दिया जाएगा तो समाज में प्रतियोगिता समाप्त हो जाएगी। तो प्रतियोगिता होने के लिए और समानता को लाने के लिए निजी स्थानों पर पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और जिससे कि निजी व्यक्ति जो वो कार्य करें उसका लाभ वो स्वयं अर्जित कर सकें। इसी तरीके से दूसरी विचारधारा जो है वो भी विरोधाभासी है, नारीवाद और पितृसत्ता। नारीवाद वह अवधारणा जिसमें नारी को सर्वोपरि माना जाए, जिसमें महिलाओं को पुरुषों के से अधिक अधिकार दिए जाएं, उनको मत देने का अधिकार दिया जाए, उनके विकास के समान अवसर दिए जाएं और जिससे समाज का वो भी प्रमुख अंग है और उन्हें विकास के पूरे अवसर दिए जाएं। तो दूसरी तरफ विरोधाभासी जो पितृसत्तात्मक अवधारणा है जिसमें पिता के आधार पर ही समाज का विकास हुआ है, ऐसा मानते हैं और ये मानते हैं कि नारी को वो स्वतंत्रताएं नहीं देनी चाहिए जिससे भारी असमानता पैदा होती है। तो इस तरीके से ये दोनों ही विचारधाराओं में दोनों ही विरोधाभासी हैं जो समानता के लिए अलग अलग अपनी विचारधाराएं देते हैं। इस आधार पर यदि हम देखते हैं तो समानता के लिए जब तक असमानताएं समाज में समाप्त नहीं की जाएगी तब तक समानता समाज में नहीं लाई जा सकती, जिसके लिए कुछ सुधार की आवश्यकता है। सुधार में सभी देशों के संविधान में कुछ आधारभूत उनमें प्रावधान कर दिए जाते हैं जिससे समाज के सभी वर्गों में समान रूप से उनके विकास के अवसर प्रदान किए जाएं, जिसमें समानता के लिए कुछ विशेषाधिकार हैं। जैसे पहला है राजनीतिक विशेषाधिकार। राजनीतिक विशेषाधिकार में उसको कहते हैं कि राजनीति जिसमें नागरिकों के नागरिक होने का अधिकार, जिसमें पुरुषों के समान महिलाओं को मत देने का अधिकार, जिसमें नौकरियों में संरक्षण का अधिकार, ये सारे अधिकार राजनीतिक विशेषाधिकार के अंतर्गत आते हैं। यदि हम भारतीय संविधान के अंतर्गत देखते हैं तो हमें पता चलता है कि मौलिक अधिकार में हमें ये सारे विशेषाधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समान संरक्षण और कानून के समक्ष समान उसको समानता दी गई है। तो दूसरी तरफ अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता में सरकारी नौकरियों में सभी व्यक्तियों को समान रूप से आवेदन करने की समानता उसे दी गई है। इसी तरीके से अनुच्छेद 18 में भी उपाधियों का अंत करके समानता लाने की कोशिश की गई है। तो बच्चों आप ये देखिए कि राजनीतिक विशेषाधिकार में संविधान के अनुच्छेद 16(4) में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग को समान रूप से लाने के लिए उन्हें विशेषाधिकार दिया गया है। तो ये आपको राजनीतिक विशेषाधिकार के अंतर्गत बताएंगे। अब आपको बताते हैं कि सामाजिक विशेषाधिकार क्या है। सामाजिक विशेषाधिकार उसको कहते हैं जब समाज के वे वर्ग जिनका शोषण हुआ है, जिनका अन्य समाज से उनमें कुछ दूरियां आ गई हैं, उन दूरियों को दूर करने के लिए जो सरकार के द्वारा विशेष प्रावधान किए जाते हैं उनको सामाजिक विशेषाधिकार की श्रेणी में रखा जाता है और सभी देश अपने अपने संविधान में उन्हें विशेषाधिकार देते हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो अनुच्छेद मौलिक अधिकार अनुच्छेद 15 में धर्म,
जाति वर्ग के नाम पर निषेधाधिकार दिया गया है, जिसमें देश का प्रत्येक नागरिक जिनके बीच में धर्म और जाति और वर्ग के नाम पर कोई भेदभाव न हो। साथ ही अनुच्छेद 17 में छुआछूत के अंत का प्रावधान किया गया है और साथ ही साथ उसके लिए बहुत सारे अधिनियम भी बनाए गए हैं कि समाज के जो दलित वर्ग है उनके साथ अन्य वर्गों के द्वारा उनका शोषण ना किया जाए। इसके लिए 1989 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, नागरिक संरक्षण अधिनियम, ये इस तरीके के अधिनियम बनाए गए जिससे समाज के दलित वर्ग का शोषण अन्य वर्ग के साथ ना किया जा सके। इसके लिए अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का भी गठन किया गया। साथ ही पिछड़ी जाति के आयोग का गठन किया गया। महिला वर्ग के विकास के लिए महिला आयोग बनाया गया और पूरे मानव समाज के विकास के लिए मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया, जिससे समाज में सामाजिक विषमताएं ना आ सकें और समाज में समानता लाई जा सके। अगला आर्थिक विशेषाधिकार। आर्थिक विशेषाधिकार उसको कहते हैं जब समाज के वर्गों को अपना व्यवसाय करने के समान अवसर विशिष्ट रूप से प्रदान किए जाएं। वे वर्ग जो कमजोर हैं, जो स्वतः अपने व्यवसाय को नहीं कर सकते, उनकी कार्यकुशलता कम है, उनको अन्य समाज से ऊपर उठाने के लिए विभिन्न देश अपने अपने देशों में संविधान के अंतर्गत प्रावधान करते हैं। भारत में भी इसको देखते हुए आर्थिक विशेषाधिकार कुछ दिए गए हैं। मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 19 में ही कारोबार की स्वतंत्रता दी गई है। नीति निर्देशक सिद्धांतों में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है और साथ ही आर्थिक विकास करने के लिए जो स्कूलों में छात्र और छात्राएं पढ़ते हैं उनके लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है। उनके लिए ऋण की व्यवस्था की गई है। जो किसान हैं और अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए ऋण की व्यवस्था की गई है। ये सभी कुछ आर्थिक विशेषाधिकार की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार से समाज में समानता लाने के लिए सकारात्मक कुछ विशिष्ट विशेषताएं उन्हें दी जाती हैं, जिससे समाज के अन्य वर्ग जो अपनी कार्य क्षमता से अपना विकास करते हैं उनकी श्रेणी में उनको लाया जा सके। इसकी बहुत सारे विचारकों ने आलोचना की है कि इस तरीके से समाज में इस स्थिति को लाने पर समाज में पुनः असमानता आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो वर्ग जो आर्थिक राजनीतिक रूप से संपन्न है उनको, और दूसरी तरफ जो आर्थिक और राजनीतिक रूप से संपन्न नहीं है उन्हें विशिष्ट विशेषताएं दी जाती हैं। ऐसे समाज में भारी असमानता पैदा होती है। इस तरीके से आपस में प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा समाप्त होती है। बहुत सारे विचारकों ने इसकी आलोचना की है। साथ में अगर मूल्यांकन करते हैं पूरे अध्याय को तो आप देखेंगे कि समाज में कोई भी देश पूरे समाज से बना हुआ है, इसलिए समाज के जितने भी वर्ग हैं उन्हें समान अवसर देने के लिए समानता की अवधारणा का जन्म हुआ। यद्यपि ये अवधारणा एक सामाजिक अवधारणा है और निरंतर परिवर्तन के साथ इसमें विकास होता है और समानता स्वतः भी आ जाती है, परंतु ये विकास धीरे धीरे होता है। राजनीतिक रूप से इसे सकारात्मक और औपचारिक उपलब्धि देते हुए इसमें एक संशोधन करके समाज को समान अवसर समानता लाके किए जा सकते हैं। तो इस अध्याय को आपने पूरा पढ़ा। इसके बाद ये आपकी
अभ्यास प्रश्नावली आती है जिसे आपको बच्चों करना है कि मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, आप अपनी नोटबुक में इसके प्रश्नों को उत्तर को लिखेंगे और यदि कोई परेशानी आती है नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि असमानता प्राकृतिक है, जबकि कुछ अन्य का कहना है कि वास्तव में समानता प्राकृतिक है और जो असमानता हम चारों ओर देखते हैं उसे समाज ने पैदा किया है। आप किस मत का समर्थन करते हैं? इस प्रश्न में आपको असमानता प्राकृतिक है जो मानते हैं लोग, उनका कहना है वास्तव में समानता प्राकृतिक है और जो असमानता है वो कहते हैं वो चारों तरफ लोगों ने पैदा करी। तो यदि आप इसके समर्थन में हैं तो आप तर्क दीजिए, और आप इसके मत में नहीं हैं तो आप इसका तर्क दीजिए। दूसरा प्रश्न, एक मत है कि पूर्ण आर्थिक समानता ना तो संभव है और ना ही वांछनीय। एक समाज ज्यादा से ज्यादा बहुत अमीर और बहुत गरीब लोगों के बीच की खाई को कम करने का प्रयास कर सकता है। क्या आप इस मत से सहमत हैं? इसमें भी आपको तर्क और वितर्क दोनों ही देने हैं। अगला प्रश्न, नीचे दी गई अवधारणा और उसके उचित उदाहरणों में मेल करना है, यानी ये जो तीनों दिए हैं इसके हिसाब से पहले के साथ क्या लगता है, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, आपने पूरा अध्याय पढ़ा, उसी के आधार पर आपको इसको उत्तर देना है। सकारात्मक कार्रवाई, अवसर की समानता, समान अधिकार, प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार है, बैंक वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज की ऊंची दर देते हैं, प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। तो इसके प्रश्नों को उत्तर देंगे। अगला प्रश्न आता है जो अंतिम है, किसानों की समस्या से संबंधित एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार छोटे और सीमांत किसानों को बाजार से अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता। रिपोर्ट में सलाह दी गई है कि सरकार को बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए, लेकिन यह प्रयास केवल लघु और सीमांत किसानों तक ही सीमित रहना चाहिए। क्या ये सलाह समानता के सिद्धांत से संभव है? इसके प्रश्न को आपको देना है।